इंडसइंड बैंक में कथित ट्रेजरी फ्रॉड का मामला अब और भी गहराता जा रहा है। मनी कंट्रोल को मिले ईमेल से पता चलता है कि बैंक के ट्रेजरी से जुड़ी विवादास्पद अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में बैंक के अंदरूनी लेवल पर 2017 और उससे पहले से ही जानकारी थी, जबकि इन्हें पहली बार सार्वजनिक मार्च 2025 में किया गया था। इनमें खास तौर पर फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी अकाउंटिंग गड़बड़ियां शामिल हैं। उस साल के ईमेल से ये भी पता चलता है कि इन संभावित समस्याओं के बारे में बैंक के सीनियर अधिकारियों के बीच चर्चा भी हुई थी। इन ईमेल्स में मामलों के सार्वजनिक होने से कई साल पहले बैंक के मुनाफे और उसके नेटवर्थ पर अकाउंटिंग प्रथाओं के संभावित असर को लेकर चर्चा की गई है। 29 जून 2017 के एक ईमेल में उस समय बैंक के ग्लोबल मार्केट ग्रुप के कंट्री हेड अरुण खुराना ने लिखा था, मुझे नहीं लगता कि इसे बहुत जटिल बनाना चाहिए। मैं हर स्थिति में हेजिंग करूंगा, चाहे ट्रीटमेंट कुछ भी हो। दरअसल पहले भी हमने हेजिंग एक्सपोजर के लिए एल्को की मंजूरी नहीं ली थी, क्योंकि अब एक लंबी अवधि का मामला है, इसलिए मुझे ये सही लगा। शायद हमें सिर्फ एल्को सदस्यों के बीच सहमति के लिए इसे सर्कुलेट कर देना चाहिए। मैंने इस पर पहले ही एमडी से चर्चा कर ली है। बैंकिंग की भाषा में एल्को का मतलब होता है एसेट एंड लायबिलिटी कमेटी। ये वही समिति होती है जो बैंक के ब्याज दर और लिक्विडिटी जैसे अहम जोखिमों की निगरानी करती है। ये ईमेल एक ऐसे लोन फैसिलिटी से जुड़े थे जिसकी अवधि 8 साल की थी। एक कर्मचारी ने अरुण खुराना और दूसरे सीनियर अधिकारियों को ये बताने की कोशिश की थी कि अगले वित्त वर्ष से लागू होने वाले नए अकाउंटिंग मानकों को ध्यान में रखते हुए बैंक को ये समझना होगा कि लॉन्ग टर्म वाले इस एक्सपोजर पर हेजिंग से जुड़ी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। खुराना के ईमेल उस कर्मचारी के ईमेल के जवाब में था जिसने अकाउंटिंग मानकों में हो रहे बदलावों के प्रति बैंक का ध्यान खींचना चाहा था। उस कर्मचारी ने लिखा था कि सीएफओ विभाग से परामर्श कर एक पैराग्राफ जोड़ा जा सकता है जिसमें हेज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्री IND-AS और पोस्ट IND-AS दोनों अवधि के संदर्भ में स्पष्ट किया जाए। यहाँ IND-AS का मतलब है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी भारतीय लेखा मानक, जिन्हें रिजर्व बैंक की ओर से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा था। फिस्कल ईयर 2018 में लागू नियमों के मुताबिक बैंकों को फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की हेजिंग का समय तय करने के मामलों में कुछ हद तक लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के प्रस्तावित नए मानकों में ये स्पष्ट था कि ऐसे सभी फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स की हेजिंग उसी दिन से करनी होगी जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि IND-AS यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बैंकों में लागू करने की प्रक्रिया पिछले कई सालों से जारी है। इस पर चर्चा वित्त वर्ष 2017 से ही शुरू हो चुकी थी। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी NBFCs ने IND-AS को वित्त वर्ष 2019 में अपना लिया था, जबकि बैंकों में इसे अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाना है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI की ओर से जारी दिशा निर्देश पहले से ही सार्वजनिक थे, इसलिए ज्यादातर बड़े बैंकों ने अपने प्रोफार्मा वित्तीय नतीजों को पहले ही IND-AS के अनुरूप तैयार करना शुरू कर दिया था। ऐसा ही मामला इंडसइंड बैंक के साथ भी देखा गया और यही बात इन ईमेल्स से साफ रूप से सामने आती है। इन ईमेल्स में बातचीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बैंक के 4 से 5 पूर्व सीनियर अधिकारी इस समय मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW की जांच के दायरे में हैं। इनमें बैंक के पूर्व CEO, डिप्टी CEO और CFO शामिल हैं। इंडसइंड बैंक ने 25 मई को वित्त वर्ष 2024-25 की मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए तो बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटरों ने ट्रेजरी गतिविधियों से जुड़ी गड़बड़ियों को फ्रॉड की कैटेगरी में रखा। इसके बाद बैंक ने इस मामले में जानकारी रिजर्व बैंक समेत दूसरे संबंधित एजेंसियों को दी। इसके अलावा बैंक के पूर्व चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO SV जारेगांवकर की ओर से साल 2021 की शुरुआत में लिखे गए एक ईमेल में ये एनालिसिस किया गया था कि बैंक की अकाउंटिंग प्रथाओं का उसके नेटवर्थ पर क्या असर हो सकता है। ईमेल में जारेगांवकर ने लिखा था कि वित्त वर्ष 2022 के लिए ओपनिंग इक्विटी लगभग 1908 करोड़ रुपए तक प्रभावित हो सकती है, जिसका प्रमुख कारण अतिरिक्त ECL प्रोविजन 2068 करोड़ रुपए, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 862 करोड़ रुपए, ALM स्वैप्स MTM 700 करोड़ रुपए, LC-BG अपफ्रंटिंग 200 करोड़ रुपए है। हालांकि इसे इन्वेस्टमेंट बुक से 1393 करोड़ के लाभ से कुछ हद तक बैलेंस किया जा सकता है। आखिरकार नेटवर्थ ज़्यादा दिखाई देगी क्योंकि हम 81 बॉन्ड्स को कैपिटल का हिस्सा मानेंगे। इस ईमेल से ये साफ होता है कि बैंक को पहले से ही इस बात का अंदाज़ा था कि इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम लागू होने के बाद उसकी वित्तीय स्थिति पर क्या असर पड़ेगा। ईमेल में कुछ पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, जैसे ESL अनुमानित क्रेडिट लॉस,
ये एक महत्वपूर्ण घटक है जो इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम अपनाने के बाद बैंकों की बैलेंस शीट पर असर डालता है। एएलएम स्वैप्स, एमटीएम यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट स्वैप्स मार्क टू मार्केट, ये बैंक के लिए ब्याज दर और लिक्विडिटी जोखिम को संभालने और हेज करने का एक अहम उपकरण है। एलसी-बीजी अपफ्रंटिंग, इसका मतलब है कि बैंक को अपने लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी और बैंक गारंटी यानी बीजी से जुड़े जोखिमों के लिए अतिरिक्त प्रोविजन या अग्रिम सुरक्षा यानी एडवांस सिक्योरिटी देनी होगी। एडिशनल टीयर 1 कैपिटल क्लासिफिकेशन, ईमेल में ये भी बताया गया कि बैंक एडिशनल टीयर 1 कैपिटल यानी AT1 कैपिटल को यानी कॉमन इक्विटी के रूप में क्लासिफाई करने की योजना बना रहा था, जिसकी मौजूदा नियमों के तहत इजाज़त नहीं है। इन सभी पॉइंट से ये संकेत मिलता है कि इंडसइंड बैंक को बहुत पहले से ये मालूम था कि नए इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम मानकों के लागू होने के बाद से उसके वित्तीय आंकड़े और कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा असर पड़ सकता है।